Let's start the new chapter, EM waves. ठीक है। सो EM waves फर्स्ट इसमें ये अपन को पता है मैग्नेटिज्म से इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई इन। ठीक है, कि कितना वो आई पास कर रहा है। फिर आई इक्वल्स टू डी क्यू, एम्पियर लॉ से आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी पता है अपन को। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि हम एम्पियर लॉ को मॉडिफाई करते हैं। ये जो एम्पियर लॉ है इसको मॉडिफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब अपन ऐसा ऐसा कोई एक वो लेते हैं सिस्टम, तो इसमें करंट इसमें जो आई इन है वो ज़ीरो होता है, इसलिए बी ज़ीरो आता है। बट अगर मैं कोई सरफेस इधर लूँ तो उस पर आई पास होता है, उससे तो दोनों में वेरिएशन आता है, इसलिए ये स्टेबल नहीं होता। तो अपन फॉर्मूले पे आते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब ये आई सी आई डी क्या है? तो ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर था अपना यहाँ। तो ये कैपेसिटर में गड़बड़ हुई। तो कैपेसिटर में मैक्सवेल साहब ने क्या कहा? मैक्सवेल साहब ने कहा कि यहाँ से एप्सिलॉन ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो जो करंट यहाँ पर होगा उसको कहते हैं आई डी, और जो करंट यहाँ पर होगा उसको कहेंगे आई सी। आई सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ वाला तो करंट डी क्यू बाई डी टी होगा। और इस जगह पे आई सी आई डी ज़ीरो होगा, और इस जगह पे आई सी ज़ीरो होगा। ठीक है, और आई डी इक्वल्स टू, आई डी क्या होता है? आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। ये आया कैसे? तो यूँ देख सकते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा को अपन क्यू इंटू ए लिख सकते हैं। क्यू इंटू ए नहीं, सॉरी, फाइव अपन को यहाँ पर फाइव चाहिए ना, फाइव। तो अब ई इंटू एरिया इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो होगा ये फाइव हो जाएगा, और फाइव इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो ये क्यू बन जाएगा। ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, दोनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो डी क्यू बाई डी टी है इसको अपन आई सी भी कह सकते हैं, और इसी को आई डी भी कहते हैं। तो इक्वल्स टू यहाँ पर इक्वल्स टू आई सी, आई डी सॉरी, और इक्वल्स टू आई सी। ठीक है, तो इससे अपन को पता पड़ा आई डी इक्वल्स टू आई सी, एंड आई डी की वैल्यू है ये। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरी कर रहा है, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन टू पाई ओमेगा टू पाई एन टी। ठीक है, ओमेगा नहीं, टू पाई एन टी। ठीक है, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट टू पाई एन टी, और प्लेट्स वेरी लार्ज, प्लेट्स आर वेरी लार्ज एंड क्लोज टुगेदर। तो एज इफेक्ट को नेगलेक्ट करेंगे, मतलब कि वो ये जो यहाँ वाला होता है ना, इसको नेगलेक्ट किया अपन ने, एज इफेक्ट को। तो पता नहीं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, आई डी क्या होगा। तो अपन को फंक्शन दिया हुआ था क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन टू पाई एन टी। ठीक है, आई निकालना है, इसको डी क्यू बाय डी टी करेंगे, या फिर क्योंकि डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो वो आई सी होता है, और आई सी और आई डी बराबर है, तो उससे निकाल सकते हैं। तो मेथड वन हो गया, इसको डी क्यू बाई डी टी करा। ठीक है, तो उससे अपन इसका निकाल लेंगे, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन का कॉस टू पाई एन टी इंटू टू एन पाई। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो
इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एप्सिलॉन नॉट इंटू d5/dt से भी कर सकते थे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपना। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं तो मैक्सवेल्स की इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने दी कोई नहीं इक्वेशन दी, पर उसने कलेक्ट करके बता दी। क्या? पहली गॉस लॉ, दूसरी एम्पियर मॉडिफाइड एम्पियर, थर्ड उसने करी गॉस लॉ इन मैग्नेटाइजेशन, फोर्थ करी फैराडे लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल, ठीक है सर, ds इक्वल्स टू 1/ε0 q इनक्लोज्ड। ठीक है। एम्पियर लॉ क्या कहता है? इंटीग्रेशन b.dl इक्वल्स टू μ0 i प्लस ic प्लस id एप्सिलॉन टू d5/dt। ठीक है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहता है कि इंटीग्रेशन b.dl जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, ये ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट पर हमें सिर्फ डाइपोल मिलता है। ठीक है, मोनोपोल नहीं मिलता है, इसलिए नेट अंदर ज़ीरो ही रहेगा, मतलब इसका नेट ज़ीरो ही रहता है ना हमेशा, इसलिए। फिर इसने जो नेक्स्ट लॉ दिया वो था फैराडे लॉ। मतलब इसने क्या दिया बताया जो वो है EDL, मतलब इसने कहा कि इन सब से अपन EM वेव को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, E इंड्यूस जो होता है वो -d5/dt। ठीक है, तो माइनस ई इंटीग्रेशन E.dl इक्वल्स टू -d/dt इंटीग्रेशन b.ds। ठीक है, ये हो गया। फिर जैसे अगर ठीक है, एक ये भी बात है कि ये b.ds क्या हुआ? चेंज इन फ्लक्स हो गया। ठीक है, फ्लक्स हो गया। ये होता है अपना कि अपन EM वेव को क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू a sin ω_t माइनस kx। ठीक है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे दो बार t के रिस्पेक्ट में, तो एक इक्वेशन आएगी d2y/dt² वाली। अगर इसी को अपन दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक d2y/dx² की इक्वेशन आएगी। जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं इसको और इसको, तो अपने पास इक्वेशन आती है कि del²y/del t² इक्वल्स टू v² del2y/del x²। अब ये जो इक्वेशन आई ये इसकी आई, जब अपन ये इन सब से ये सब लॉ से जब अपन निकालते हैं, ठीक है, तो भी इक्वेशन ऐसी ही आती है। मतलब कि यानी कि उन चारों से जब मैथमेटिक्स से बात सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही रिजल्ट अपन को, मतलब कि del E²/del t² इक्वल्स टू v² del E²/del2e/del x² ऐसी मिलेगी। सेम फॉर मैग्नेटिक भी मिलती है। तो इससे अपन को पता पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स है, वेव के हिसाब से ट्रैवल करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेव के हिसाब से ट्रैवल करती है। यहाँ पर ठीक है, ये v की जगह c पुट कर देते हैं। ठीक है, c² होता है क्योंकि c की वैल्यू 1/, मतलब ठीक है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 1/ε0 μ0 ε0 होता है यहाँ पर। ठीक है, इस c की जगह c की वैल्यू तो रूट में थी, पर c² की जगह ये भी पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपन को पता पड़ा ये वेव्स की होती है, ये भी वेव्स की तरह करती है। फिर अपन इन लॉ से पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और यहाँ से पता पड़ा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो फाइनली अपन को पता पड़ा कि तो मैक्सवेल इक्वेशन से ये पता पड़ता है कि ये E और B एक दूसरे को जनरेट करते हैं और साथ में प्रोपोगेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जो ऐसी वेव होती है उसका नाम होता है अपना EM वेव। EM वेव की स्पीड स्पेस में क्या होती है? स्पीड जो होती है, स्पीड c इक्वल्स टू 1/√μ0 ε।
ठीक है। ये होती है एक्सेलरेशन परमिटिविटी, और ये सॉरी ये परमिटिविटी और ये परमिएबिलिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है E0/B0 विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीडियम चेंज कर दें तो यहाँ पर म्यू नॉट के साथ म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाता है, ठीक है। E0/B0 जो है वो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। ये C = E0/B0। इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, QE जो होता है वो E होता है और QPB जो होता है वो B होता है। तो Q से Q कटा तो E = VB, उस हिसाब से याद हो सकता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस में स्पीड C होती है, जबकि अगर मीडियम आ जाए तो ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ EM वेव के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी होती है एनर्जी के लिए अपन यूज़ करते हैं एनर्जी ऑफ EM वेव, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है μe विच इज़ ½ ε0E², ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी क्या होती है, B02 अपॉन μ0, ½ B02 अपॉन μ0। तो और ये भी पता पड़ता है कि U = UB होता है, मतलब कि ये वाली दोनों डेंसिटीज़ बराबर होती है। तो अगर जो टोटल आएगी एनर्जी EM वेव की वो आएगी UE + UB विच इज़ 2UB, ठीक है, या फिर 2UE। तो इसकी वैल्यू आती है ε0E² या फिर B02/μ0। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटेंसिटी की, ठीक है। इंटेंसिटी किसी भी वेव की क्या होती है, किसी की भी क्या होती है, एनर्जी वेव की एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया यूनिट इन यूनिट टाइम, ठीक है। ये जो इंटेंसिटी होती है ये EM वेव के प्रोपोर्शन के परपेंडिकुलर चलती है, ठीक है। अभी आती है कैसे, तो इंटेंसिटी होता है पर एनर्जी तो अपन को पता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है एनर्जी डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब कि अपॉन वॉल्यूम है, मतलब इसमें। तो अगर ये EM वेव है जो CT डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है T टाइम में, C की स्पीड से T, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इनटू अगर ये वॉल्यूम कर दूँ मैं, एनर्जी डेंसिटी मतलब ½ ε0E² इंटू ACT कर दूँ तो ये आ जाएगी एनर्जी, और इन डिवाइडेड बाय AT कर दूँ, एनर्जी अपॉन AT कर दूँ, तो अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये AT से AT कटा तो ये आंसर आया ½ ε0E² इंटू C, ठीक है। ये इंटेंसिटी हो गई। ये जो है, अब ये जो अपने निकाली थी ऊपर वैल्यू, तो इसमें जो UE + UB था वो था U एवरेज, ठीक है। U एवरेज था तो UE + UB करा तो ये आया ε0E²C प्लस ½ B²/μ0। दोनों को ऐड करेंगे सेम ही होते हैं, तो ε0E²C या इसको ε0E²/C लिखो या फिर B²/μ0 लिखो, यही होता है ε0E² इंटू C। अब ये अपन ने जो ये था ये U एवरेज था, ठीक है। UE की इंटेंसिटी ½ ε0E/C इंटू C, UB B²/μ0 इंटू C, ठीक है। इन दोनों पर ये एवरेज है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये एवरेज है, पर अगर RMS पूछे वैल्यू
तो एप्सिलॉन नॉट ई बाय √2 का होल स्क्वायर इंटू सी विच इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। ये RMS वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। अब EM वेव मोमेंटम भी होता है EM वेव का। तो मोमेंटम जो होता है एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ EM वेव का जिसकी एनर्जी u है और स्पीड c से प्रोपोगेट कर रही है, तो लीनियर मोमेंटम होगा एनर्जी अपॉन स्पीड। कैसे? E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, hc बाय लैम्डा p हो गया, तो E इक्वल्स टू pc, p इक्वल्स टू E बाय c, ठीक है, उस हिसाब से। नेक्स्ट आता है पॉइंटिंग वेक्टर। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया, ठीक है, उसको ये कहते हैं, इसका यूनिट होती है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको डिनोट करते हैं एस वेक्टर से। एस वेक्टर इक्वल्स टू 1/μ0 ई क्रॉस बी, ठीक है। सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई क्रॉस बी भी कह सकते हैं, क्योंकि सी इक्वल्स टू 1/μ0 ई नॉट, है ना। सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी कह सकते हैं इसको। तो ई क्रॉस बी जो होता है, ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 0 होगी, मतलब 1 होगी। तो एस वेक्टर का को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/μ0 ई बी, ठीक है, ई बी बाय μ0, या फिर ई स्क्वायर अपॉन μ0 सी, क्योंकि बी को ई बाय सी लिख सकते हैं। अब EM वेव के पास मोमेंटम आ गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो EM वेव जब किसी सरफेस पे टकराती है तो वो रेडिएशन, उस फोर्स को कहते हैं रेडिएशन, और उसका मोमेंटम चेंज होता है तो उस फोर्स को कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन मोमेंटम इम्पार्टेड पर यूनिट सेकेंड, ठीक है, पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो ये जो होगा वो 2s/c होगा, ये एस वो ऊपर पॉइंटिंग वाला वेक्टर और c स्पीड ऑफ लाइट है, और अगर एब्जॉर्बिंग है परफेक्टली तो p इक्वल्स टू s/c, ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि s क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? एनर्जी अपॉन E/c होता है ना, तो एनर्जी अपॉन c मोमेंटम हो गया, और आया और टकराया तो 2s हो गया। वैसे यहाँ पर भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि EM वेव में जो E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। प्रोपोगेशन होता है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि E क्रॉस B जो होता है वो देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इसकी होती है वो होती है E0 साइन ω/t माइनस kz, ठीक है। और बी में जो होती है वो होती है B0 साइन ω/t माइनस kz, ठीक है। अब ये मैंने आई कैप जे कैप क्यों लगाया? क्योंकि ये z बताता है कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन z के कैप में है। जनरली अपन kx लिखते हैं ना, पर इसमें kz लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन z में है। तो और E क्रॉस बी मतलब EM वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन z में, और E क्रॉस बी अगर k कैप में आना चाहिए तो उसके लिए I और J होना चाहिए, E और B। तो अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर गिवन है क्वेश्चन में कि लाइट बीम है ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये JEM का PYQ 2020 का, ठीक है। इसमें EY जो है, EY इक्वल्स टू 900 साइन ω/t माइनस ω/t नहीं,
ओमेगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, ठीक है, ओमेगा एक्स बाय सी, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। और अगर ये गिवन है क्वेश्चन में और पूछा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ चार्ज क्यू मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस विथ स्पीड 3 इंटू 10⁸, 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अपन को गिवन है कि ये एक्स में है, तो जो ये होगी प्रोपोगेशन होगा, वो प्रोपोगेशन जो ईएम वेव का प्रोपोगेशन होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि ये एक्स और पॉजिटिव एक्सिस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये वो फॉर्मेट सेम है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ये वाई एक्सिस में जा रही है। तो जो बी होगा वो होगा जो बी नॉट क्या होता है, ई बाई सी, तो 900/c ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई सी एक्स, ठीक है, ये हो गया ओमेगा बाई सी एक्स, क्योंकि इसकी ये फेज़ तो सेम ही, मतलब ये जो वेव प्रोपोगेशन है वो एक्स में ही करेगी, और यहाँ पर अपन की वेव को प्रोपोगेट करवाना है अपन को ई क्रॉस बी। वैसे तो ये वाई, ये एक्स में हो रहा है, ये वाई में हो रहा है, तो ये जेड में होगा, ठीक है, और ई क्रॉस बी ठीक है, ई क्रॉस बी इक्वल्स टू जे कैप, तो आई कैप इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस ये कैप। और गिवन है वी वाई जो है वो 3 इंटू 10⁷ है, तो एफ ई बाई एफ एम जो होगा वो क्यू ई अपॉन क्यू बी भी होगा, जो कि 900/v इंटू 900/c, ठीक है, तो c बाई वी हो गया विच इज़ 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁷, तो विच इज़ 10 हो जाएगा। सो ये था गुड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन, इजी बट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय b इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी जे कैप, ठीक है, तो इससे पता पड़ गया बी वाई की डायरेक्शन में। एक इसमें ओमेगा दिया हुआ है, तो अपन को ये नहीं पता कि वेव फ्री स्पेस में ट्रैवल करी या किसी मीडियम में करी। अगर फ्री स्पेस में करेगी तो यहाँ पर अपन को क्या ई निकालना है, तो अपन यहाँ पर बी इक्वल्स टू ई लिख सकते हैं, बट नहीं, बी सी इक्वल्स टू ई नहीं लिख सकते यहाँ पर, मतलब जनरली बी सी लिखते हैं ना, बी सी इक्वल्स टू जो लिखते हैं अपन बी सी इक्वल्स टू ई, पर यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि सी तो फ्री स्पेस में होता है। तो यहाँ पर अपन को पहले ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर सी की जगह वी आएगा, तो वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओमेगा दिया हुआ इसमें ओमेगा टी 1.5 इंटू 10⁻11 के जो होगा इसका वो होगा 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, ओमेगा और वी इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, तो 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3, तो वो 3 इंटू 10⁸ ही आएगा, ठीक है। तो ई नॉट जो होगा वो जो होगा वो सी इंटू बी नॉट होगा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो इससे अपनी वैल्यूज आ जाएगी, ये आ जाएगा 6। अब अपन को गिवन है ई क्रॉस बी इक्वल्स टू वेव की प्रोपोगेशन, जो कि यहाँ पर प्लस ओमेगा टी दिया हुआ है, तो माइनस आई होगा, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। बी जो है वो जे कैप में है, तो ये आई जे के होता है, आई क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई,
तो के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई, ठीक है। तो अलॉन्ग जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पीक वैल्यू बताओ, पीक वैल्यू, तो बी नॉट की बताओ, बी की बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की बताओ, और जो भी दिया होगा ई नॉट, जो भी बी नॉट ही दिया होगा या ई नॉट दिया होगा, ई दिया होगा, तो पीक वैल्यू के लिए ई नॉट बाय सी करेंगे अगर एयर में तो, ठीक है। नहीं तो अपन वेलोसिटी ई नॉट बाय वी करेंगे, एयर या फ्री स्पेस जो भी। क्वेश्चन क्यों पूछ सकते हैं, इंटेंसिटी देते हैं और बी नॉट पूछ ले, तो इंटेंसिटी से अपन ये फार्मूला लिखा सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, ठीक है। और यहाँ से अपन ई स्क्वायर इसका रूट वूट करके ई निकाल लेंगे, और ई बाई सी जो होगा वो बी नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक जो बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है और इम्पोर्टेंट बात है कि अपन ने यहाँ पर इंटेंसिटी में हाफ लगाया। हाफ क्यों लगाया, क्योंकि अपन ने यहाँ पर ई नॉट का स्क्वायर लिया। अगर ये हाफ नहीं लगाते तो यहाँ पर सिर्फ ई लेते, मतलब आर एम एस वैल्यू लेते, ठीक है। आर एम एस वैल्यू लेते मतलब कि ई नॉट बाय √2 वाली वैल्यू लेते। एक स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव्स, ठीक है। टाइम वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज सोर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की। एक वो फार्मूला होता है ना अपना, v इक्वल्स टू 1/√μr μ0 ER E0, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये और ये कंबाइन करके, ये और ये, कि C/√μr/ER, ठीक है। ठीक है, फिर इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये ऐसे एक लाइन होती है जिसमें मतलब ये वैल्यूज़ है इसकी, विजिबल, विजिबल, ठीक है। फिर होती है अल्ट्रा वायलेट, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया है, ये जो डायग्राम, मतलब ये जो भी वैल्यूज़ है उनका अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसमें होता यूँ है कि जो बीच में होता है विजिबल लाइट, विजिबल होता है, विजिबल, विजिबल। अब इसको याद रखने का तरीका जो मैंने सोचा है वो, विजिबल के आगे जो होगा वो वी वाले एंडिंग वाले, मतलब UVWXYZ, तो विजिबल के बाद में U, फिर X, फिर G, एक G एक्सेप्शन है। उस हिसाब से V से पहले क्या होगा कि अगर इंफ्रारेड है तो V के पास में जो होगा वो सबसे कम वाला होगा लेटर, मतलब कि अगर जैसे सब लिखे हुए UV सारे लिख दिए, जैसे मैंने ये सारे लिख दिए, ठीक है। कॉपी और यहाँ पेस्ट। अब ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो अपन को ये याद रखना पड़ेगा कि एक बीच में लिखेंगे विजिबल, विजिबल, फिर अपन देखेंगे कि विजिबल के आगे वी के बाद वाले टर्म्स आते हैं, तो यू आ जाएगा, तो UV अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। फिर याद आएगा कि एक्स रेस, क्यू के बाद क्या देखेंगे, एक्स देखेंगे, एक्स रे। सोच सकते हैं कि गामा वाला, पर गामा वाला भी अभी इग्नोर मारेंगे। फिर अपन को याद रखना पड़ेगा कि गामा सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ABCDEFGHIJKLM और फिर NOPQR, तो वी के बाद I, फिर M और फिर R, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर 10⁻6, ठीक है, 10⁻6, 10⁻8, 10⁻+2, -10, 10⁻12। पीछे जाते तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, 10⁻5, 10⁻2, 10⁻3, ये याद ही रखना पड़ेगा।
जैसे जैसे आगे जाएंगे लाइट उतनी पतली होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये इनकी वेवलेंथ का है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और इस साइड आएगा तो ऐसा आएगा तो मतलब कि इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और इसी साइड जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी गामा की सबसे ज़्यादा होगी, 10⁻20 की रेंज की होगी। मतलब कि ये 4 से अप्रॉक्स 4 से बढ़ती है, 12 4 8 12 15 16 18 ऐसे फिर 10 की पावर में। ठीक है, EM वेव के क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है C=μ यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, कर सकते हैं, वेव ही है ना। अगर मेगा हर्ट्ज़ है, ठीक है, तो वो 10⁻6 होती है। ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि बताओ एनर्जी डेंसिटी, तो वो होगा 12 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी पूछे तो, अगर इंटेंसिटी पूछे तो यहाँ पर C से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में एनर्जी डायरेक्ट भी दे सकता है। ठीक है, एनर्जी दे दी, एनर्जी की वैल्यू दे दी कुछ, तो उससे और पूछे कि कौन से स्पेक्ट्रम में बिलोंग करते हैं, तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो E=1240/λ। ठीक है, इन नैनोमीटर इन या फिर इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो उससे अपन लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा अपन ने निकाल लिया तो अपन उससे उधर पहुंच सकते हैं। अब अपन ने जो पीछे डाटा देखा था 10 की पावर वाला -6 जो विजिबल वाला था वो मीटर में था, तो 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -9 मीटर। आर्मस्ट्रॉम नहीं, यहाँ पर 1 नैनोमीटर और 1 आर्मस्ट्रॉम =10 की पावर -10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, ठीक है। अब यूजेज आ गया तो गामा रेज जो होते हैं, गामा रेज ये मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सरे की। तो एक्सरे वही मेडिकल डायग्नोसिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफ में काम होता है। नेक्स्ट आता है यूवी रेज, आरओ में होता है अपना। ठीक है, इस पर क्वेश्चन था। प्रिजर्व फूड, ठीक है, स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर अगर विजिबल लाइट की बात करें तो क्या पता है, इसका यूज़ तो मुझे नहीं आता, शायद तो कुछ हो। फिर इंफ्रारेड रेज, इसका मस्कुलर स्ट्रेन फोटोग्राफी ड्यूरिंग फॉग और ये सब के काम में। ठीक है, और दूसरा है माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है, तो इनका काम है रेडार एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटीना की। एंटीना इसमें ये होता है कि इसका फार्मूला, जैसे ये से अर्थ है और यहाँ पर एंटीना है, तो ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट जहाँ तक बनेगी वहाँ तक ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो टीवी सिग्नल्स का डिस्टेंस D=2HR। ठीक है, 2H क्या है, इस एंटीना की अर्थ की सरफेस से हाइट, ये H, और ये जो कैपिटल आ रही है रेडियस ऑफ अर्थ है, अर्थ। ठीक है, 2HR। एरिया कवर्ड पूछा, अगर एरिया कवर्ड होता है πD²। ठीक है, पाई इंटू डिस्टेंस कवर्ड, तो 2πH/R। अगर पॉपुलेशन कवर्ड पूछे हैं तो एरिया इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें रेडियस ऑफ अर्थ 6400 इंटू 10⁻³ लेंगी, ये मीटर में। एक PYQ से बात पता चली कि इंफ्रारेड जो होते हैं, IR रेज जो हैं, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी काम आता है। ठीक है।